हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसके 7 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उसकी नोट्स भी दे दिए हैं। और आज हम 8 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 8 लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो भ्रूण का परिवर्धन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि बीज का परिवर्धन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फल का विकास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। क्या होता है? एक युग्मनज होता है। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है आपको पता है? जब एक आगुणित नर युग्मक एक आगुणित मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं, संलयन के फलस्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आप ये ना कह सको कि दीदी आपने तो बहुत ही जल्दी पढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एक युग्मनज होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ ताकि आप जब इस डायग्राम्स को देखो तो आपको पता चल जाए। अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और क्या होगा उसके बाद? जब क्या होगा कि युग्मनज में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो क्या होगा कि इसमें 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब 2 कोशिकाएं कैसी होंगी? एक कोशिका कहाँ होगी? ऊपर की ओर होगी, जो कि कहाँ स्थित होगी? निभाग की तरफ। और जो नीचे वाली कोशिका होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी बीजांड की तरफ। और क्या होगा कि ये बड़ी कोशिका होगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि सबसे पहले एक युग्मनज लेते हैं, उसमें क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर की ओर जो होती है वो छोटी कोशिका होती है, जो कि निभाग की तरफ स्थित होती है। जो नीचे की तरफ होती है वो बड़ी कोशिका होती है, जो कहाँ स्थित होती है? बीजांड की तरफ स्थित होती है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो ऊपर की ओर होती है वो छोटी कोशिका होती है, जो कि निभाग की तरफ स्थित होती है। जो नीचे की तरफ होती है बड़ी कोशिका होती है, जो कि बीजांड की तरफ स्थित होती है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे निभाग की तरफ कोशिका होती है, उस जो छोटी कोशिका होती है उसको हम कहते क्या है, उसका नाम क्या है? तो इस कोशिका का नाम है शीर्षस्थ कोशिका। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शीर्षस्थ कोशिका। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। और जो नीचे वाली कोशिका है, जो कि बड़ी कोशिका होती है, इसका नाम क्या है? आधारीय कोशिका। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। मैंने आपको बताया कि जब युग्मनज में क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर की ओर जो होती है वो छोटी कोशिका होती है, जो कि निभाग की तरफ स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। जो नीचे की तरफ होती है वो बड़ी कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका कहते हैं, जो कि बीजांड की तरफ स्थित होती है। अब हम बात करते हैं कि जो छोटी कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है, और जो बड़ी कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है। तो छोटी जो कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है? उसमें होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया अनुदैर्ध्य विभाजन। जो नीचे की ओर बड़ी कोशिका होती है उसमें कौन सा होता है? उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनुप्रस्थ और विभाजन। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई है। छोटी कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, बड़ी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ मैंने डायग्राम्स बना लिया ताकि आपको बेहतर समझा सकूं। अब आपको बहुत गौर से सुनने वाली बातें आ गई हैं, आपको ध्यान से सुनना होगा। एकाग्र होकर बैठ जाइए, सब चीज़ों से दूर रहिए जिससे कि आवाज़ आती है आपको डिस्ट्रैक्ट हो। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है, वो है कि अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शीर्षस्थ कोशिका के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आधारीय कोशिका के बारे में। तो इनमें क्या होता है? दोनों विभाजन साथ साथ चलते हैं।
लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे, शीर्षस्थ कोशिका, उसमें कैसे कैसे होता है वो सब पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो नीचली कोशिका होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाली कोशिका उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शीर्षस्थ कोशिका है, उसमें क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब 4 कोशिका तो ये वाली है जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्कांग कहते हैं। अब आप कहोगे दीदी ये तो 2 ही दिखाई दे रही है, तो बात सही है, हम सामने से देख रहे तो हमें 2 दिखाई दे रही है, बट 2 कहाँ है, 2 इसकी जस्ट पीछे की ओर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चतुष्कांग कहते हैं। फिर जो चतुष्कांग होता है वो क्या करता है, वो अपने में फिर से विभाजन करता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या करता है, वो 8 कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब 8 को हम क्या कहेंगे, अष्टांशक कहेंगे। अब इसमें तो 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 कहाँ होंगे, 4 इसके जस्ट पीछे की ओर होंगे। तो कैसे ये क्रिया हो रही है मैं आपको समझाती हूँ। तो मान लो ये एक युग्मनज था, इससे क्या हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, छोटी और बड़ी कोशिका। मैंने आपको बताया था ये छोटी कोशिका में 2 का निर्माण हुआ और ये छोटी में 2 का निर्माण हुआ, कुल 4 का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्कांग कहते हैं। इन चारों में फिर से विभाजन होगा, 2 ऊपर वाले से, 2 नीचे वाले से, फिर 2 ऊपर वालों से और 2 नीचे वालों से। तो कितने का निर्माण हो गया, 4 का ये जोटा और 4 का ये, कुल कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे अष्टांशक का निर्माण हुआ। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे कैसे क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, आगे परिणत विभाजन होता है। और परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, एक बाह्य त्वचा जन का निर्माण होता है। 8 कोशिकाओं का होता है, ये मैंने 8 ही बनाई है। उसके बाद क्या होता है, बाह्य त्वचाजन को हम क्या कहते हैं, डर्मेटोजन भी कहते हैं। डर्मेटोजन किसे कहते हैं, बाह्य त्वचाजन को कहते हैं। बाह्य त्वचाजन से किसका निर्माण होता है, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद क्या होता है, बाह्य त्वचाजन के अंदर की ओर क्या होता है, अंतः त्वचाजन का निर्माण होता है। अंतः त्वचाजन से क्या होता है, बीज पत्र के भरण, जिसे हम कहते हैं विभजोतक या पाक आधार तंत्र का निर्माण होता है। सिंपल सी बात आपको समझ आई। ये दोनों ही क्या होते हैं, 8 कोशिकाओं वाले होते हैं। मतलब बाहर की ओर भी क्या होंगे, 8 होंगे, अंदर की ओर भी क्या होंगे, 8 होंगे। अब ये क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो शीर्षस्थ कोशिका थी उसका यहाँ पे जो पार्ट है वो समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो आपको बताया कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो बड़ी कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 7 से 10 लंबी कोशिकाओं का निर्माण होगा। 7 से 10 लंबी कोशिकाएं होंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। ये क्या होता है कि फूल कर बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, चुष्कांग कहते हैं। आगे क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आगे होता है कि जो शीर्ष की ओर क्या होती है, हाइपोडर्मिस जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अधस स्फीतिक का निर्माण करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये पहले तो गोल होती है लेकिन बाद में क्या होता है कि ये हृदयाकार हो जाती है। हृदयाकार होने के बाद क्या होता है कि इसमें 2 पालियों का निर्माण होता है। तो आगे जो ये संरचना है, ये लास्ट संरचना है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हाइपोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है वो अधस स्फीतिक का निर्माण करती हैं। ये पहले गोलाकार होती है, बाद में क्या होती है कि हृदयाकार हो जाती है। हृदयाकार होने के बाद क्या होता है कि इसमें 2 पालियों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीज पत्रोधार, जिसमें क्या होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि बीच में खांच पाई जाती है। आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है कि बीच में खांच पाई जाती है और ऊपर वाले भाग से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रांकुर का निर्माण होता है। और क्या होता है कि जो इसका वायवीय भाग होता है उससे क्या होता है कि मूलांकुर का निर्माण होता है। मतलब जो नीचे वाला भाग होता है उसमें क्या होता है कि मूलांकुर का निर्माण होता है, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं बीज पत्रधार कहते हैं।
और क्या होता है, जो नीचे वाला ये पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये निलंबक जो होता है वो क्या करता है कि फूल का जब बड़ा हो जाता है तो चुष्कांक का निर्माण करता है, आपको मैंने बताया। और आपको इस डायग्राम्स में जो जानने वाली बातें हैं वो क्या है कि ये जो बीच में जो हृदयकार हो जाता है, हृदयकार होने के बाद क्या होता है कि दो पालियों का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजपत्रोद्धार कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। जो वायवीय भाग होता है बीजपत्रधार कहते हैं, जिससे क्या होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं निलंबक कहते हैं। ये बड़ा होकर मतलब फूल कर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर क्या करता है, जो चुष्कांक होता है उसका निर्माण करता है। और जो बाहर की ओर जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। जो बाहर की ओर जो अध्यावरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। जो अंदर की ओर होता है उसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। और ये पूरी संरचना कौन सी है, बीजांड की है। तो आपको समझ आया। इस डायग्राम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं इसे आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एक युग्मनज होता है। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, आपको पता है कि एक अगुणित नर युग्मक, एक अगुणित मादा युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ऊपर वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, छोटी कोशिका कहते हैं। जो नीचे वाली कोशिका होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। छोटी कोशिका को हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, जो कि निभाग की तरफ स्थित होती है, जिसमें कौन सा विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो नीचे की ओर होती है बड़ी कोशिका होती है, जो कि बीजांड की तरफ स्थित होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, आधारीय कोशिका कहते हैं। इसमें विभाजन कौन सा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब क्या होता है, इन दोनों कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो साथ साथ चलता है। लेकिन पहले हम पढ़ने वाले हैं शीर्षस्थ कोशिका के बारे में। तो शीर्षस्थ कोशिका में क्या होता है कि ये विभाजन करके क्या करते हैं, एक से दो कोशिकाओं का निर्माण किया, दो से क्या होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्कांक कहते हैं। और क्या करता है कि चार कोशिकाओं से क्या होता है, आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टांशक कहते हैं। इन दोनों में क्या होता है, परिणत विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे होता है कि जो यहाँ पे आठ कोशिकाएं बनी थी उनका क्या होता है, बाह्य त्वचाजन बन जाता है। बाह्य त्वचाजन से क्या होता है, डर्मेटोजन का निर्माण होता है। और जो बाह्य त्वचाजन होता है वो क्या करता है, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। और जो अंदर की ओर आठ कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, अंतः त्वचाजन का निर्माण करती हैं। ये क्या करते हैं, बीजपत्र के भरण, विभजोतक व ऐधा तंत्र का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरी कोशिका थी उसमें क्या होता है कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, 7 से 10 लंबी कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। और जब निलंबक फूल कर बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, कोशिकांग का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या करता है कि जो इसके शीर्ष की तरफ क्या होता है कि हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस क्या करता है, अधस्फीतिक का निर्माण करता है। और ये क्या करता है, ये पहले तो गोल होता है लेकिन बाद में क्या होता है, हृदयाकार हो जाता है। जब हृदयाकार हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि द्विपाली संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजपत्रोद्धार कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रांकुर का निर्माण होता है। और जो उसके बाद जो वायवीय भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजपत्रधार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मूलांकुर का निर्माण होता है। और जो नीचे की ओर होता है इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। और जो बाहर की ओर जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण। जो अंदर की ओर होता है उसे हम अंतः अध्यावरण कहते हैं। और ये पूरी संरचना बीजांड की होती है। और ये बीजांड काय होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई होप कि आपको भ्रूण के परिवर्धन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बीज का परिवर्धन। काफी इजी टॉपिक है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पढ़ते हैं जो बीज का परिवर्धन होता है वो कैसे होता है। तो आपको पता है कि बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। और आपको पता है कि अंडाशय से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण कैसे होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पर अभी हम बीज का परिवर्धन पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बीजांड का जो अध्यावरण होता है वो किसका निर्माण करता है, बीजावरण का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, जो बाह्य अध्यावरण होता है वो क्या करता है, बाह्य बीज चोल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। उसके बाद जो अंतः अध्यावरण होता है वो क्या करता है, अंतः बीज चोल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंगमेन भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है।
उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो नाभिका है, बीजांड द्वार है, रेफे है, निभाग है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बीजांड की संरचना में। उसी में क्या होता है कि इन सब चीज़ों में क्या होता है, कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इन सब में तो परिवर्तन होता है। किससे किसका निर्माण होता है ये आपको पता है कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीज के अध्यावरण से क्या होता है, बीजावरण का निर्माण होता है, बाह्य अध्यावरण क्या होता है कि बाह्य बीजोल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ला भी कहते हैं। और जो अंतः अध्यावरण होता है वो किसका निर्माण करता है, अंतः बीजोल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंगमेन भी कहते हैं। उसके बाद जो नाभिका है, बीजांड द्वार है, रेफे है, निभाग है, इनमें क्या होता है, कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। आपको मैंने जब समझाया था कि जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है, द्वितीयक केंद्रक वाला होता है, इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। जब पराग नलिका से जब नर युग्मक इसमें 2 होते हैं, एक जाता है अंड कोशिका में वो संलयन करता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जो दूसरा होता है वो जब इसमें जाता है तो क्या होता है, त्रिसंलयन का निर्माण, त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। जो यहाँ पे निषेचन हुआ इसके फलस्वरूप क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे जो निषेचन होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन व सत्य निषेचन भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। बीज का परिवर्धन आपको समझ आ गया है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि 1-2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको समझाती हूँ। परिभाषा है वो क्या है, परिभ्रूणपोष। ये 1 नंबर में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों तरफ बीजांडकाय एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। काली मिर्च आपने देखी है, छोटी सी होती, काली काली सूखी सी होती है, आपको पता है, आपके यहाँ कभी कभार तो आई ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज होता ही रहता है, तो आपको पता ही होगा। काली मिर्च में क्या होता है कि भ्रूणपोष की चारों तरफ बीजांडकाय की एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। सिंपल सी बात है, काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों तरफ एक पतली सी बीजांडकाय की भित्ति दिखाई देती है, भित्ति मतलब झिल्ली दिखाई देती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता है। उसके बाद जो दूसरी डिफिनेशन है वो है एरिल। एरिल तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। इसमें क्या कहा गया है, कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। मांसल आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। उदाहरण इसका क्या है, लीची में खाने योग्य भाग एरिल कहलाता है। लीची तो आपने देखी है, खाई होगी, उसके अंदर जितना भी खाने वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो तीसरी डिफिनेशन है वो क्या है, वो है कैरेंकल। कैरेंकल में क्या होता है, यूफोरबिससी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है। उदाहरण क्या है, अरंडी। तो इसमें क्या होता है, यूफोरबिससी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर में क्या होता है, सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेंकल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एरंडी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद जो आखिरी डिफिनेशन है वो क्या है, ऑपरबुलम। तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले सिरे पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरबुलम कहते हैं। इसको समझने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आपको सारी परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए मैं अब आपको पढ़ाती हूँ बीज के प्रकार। बीज के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ, उनके नाम क्या हैं, उनके डिफिनेशन कैसे दी जा सकती है। आई होप कि आपको काफी बेहतर समझ में आने वाले हैं। इसका जो प्रकार है वो पहला प्रकार कौन सा है, अभ्रूणपोषी, जिसे हम क्या कहते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन समझते हैं। इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, अतः परिपक्व बीज भ्रूणपोष रहित होते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही डिफिनेशन पढ़ते ही।
कि इसमें क्या होता है, जो बीजों का जो भ्रूण परिवर्धन के दौरान क्या होता है, जो भ्रूणपोष का जो पूर्ण उपयोग होता है वो कर लिया जाता है, अतः परिपक्व बीज जो होता है भ्रूणपोष रहित होता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ रही होगी। अभ्रूणपोषी मतलब बिना भ्रूण के जो होता है, मतलब जो भ्रूण को पोषण नहीं देता है उसके बिना कैसे होता है। तो परिभाषा नाम से पता चल रही है कि इसमें जो बीज होगा भ्रूण के जो परिवर्धन के दौरान क्या होता है, जो भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो परिपक्व बीज होता है वो भ्रूणपोष रहित होता है। तो नाम ही बता रहा है, आपको डिफिनेशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कि इन बीजों में भोजन बीज पत्रों में संचित रहता है, मतलब कि भ्रूणपोष का पहले उपयोग कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो परिपक्व बीज वो भ्रूणपोष रहित होता है। तो उसमें भोजन जो होता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो बीज पत्रों से मिलता है, क्योंकि उसमें संचित रहता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मटर, मूंगफली, चना, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, भ्रूणपोषी, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्बुमिनस बीज भी कहते हैं। उसमें पहला वाला पार्ट कौन सा था, अभ्रूणपोषी, इसमें क्या है, भ्रूणपोषी। इसमें क्या होगा, भ्रूणपोष होगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है, अतः यह बीज भ्रूणपोष मुक्त होते हैं। उसमें क्या होता था कि भ्रूणपोष का उपयोग पहले कर लिया जाता था, जिससे क्या था, परिपक्व बीज भ्रूणपोष रहित होता था। इसमें क्या है कि इसमें बीज में जो भ्रूण परिवर्धन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है, अतः यह बीज भ्रूणपोष मुक्त होते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि अधिकांश एक बीजपत्री पादपों जैसे मक्का और बाजरा। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए, इसी में ये पाया जाता है भ्रूणपोषी। और अभ्रूणपोषी का एग्जाम्पल कौन से है, तो वो है मटर, मूंगफली, चना, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। इसमें क्या है, एक बीजपत्री पादप। तो सिंपल सी बात आपको समझ आ रही, दोनों में नाम डिफाइन कर रहे हैं। अभ्रूणपोषी में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसका पहले ही उपयोग कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो परिपक्व बीज होता है वो भ्रूणपोष रहित होता है। और भ्रूणपोषी में क्या होता है कि इसमें भ्रूण के परिवर्धन के पश्चात भी क्या होता है, भ्रूणपोष बचा रहता है, अतः यह बीज भ्रूणपोष मुक्त होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई और इसके एग्जाम्पल पे आपको समझ आ गए होंगे। अभ्रूणपोषी में क्या होता है, द्विबीजपत्री पादपों में होता है, और जो भ्रूणपोषी है उसमें क्या होता है कि एक बीजपत्री पादप में होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको बीज के प्रकार समझ आए, काफी इजी था ना। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फल का निर्माण कैसे होता है, फल में वृद्धि कैसे होती है, यानी कि फल का विकास कैसे होता है। तो फल का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय से होता है। जब मैं आपको बीज का जो परिवर्धन था जब पढ़ाते तो मैंने आपको बताया था कि बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होता है उससे क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो फल भित्ति का निर्माण कैसे होगा, अंडाशय भित्ति से। सिंपल सी बात है, आपको समझ आया। अब हम पढ़ते हैं जो फल के जो प्रकार हैं। फल के मुख्यतया 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वास्तविक व सत्य फल, दूसरा है आभासी फल, तीसरा है अनिषेक फल, चौथा है प्रेरित अनिषेक फलन। तो ये चारों टॉपिक काफी इजी है, काफी इम्पॉर्टेंट भी है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वास्तविक फल किसे कहते हैं, जिसे हम सत्य फल भी कहते हैं। क्या होता है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सत्य फल व वास्तविक फल कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो है आभासी फल। आभासी फल में क्या होता है कि जब बाह्य दलपुंज या फिर जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, या तो उससे क्या होता है कि फल का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। अंडाशय से सीधा निर्माण होगा फल का तो उसे वास्तविक व सत्य फल कहते हैं। और अगर अंडाशय से निर्माण ना हो बल्कि बाह्य दलपुंज जिसे हम पुष्पासन भी कहते हैं, उससे निर्माण होता है फल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ आई। उसके बाद है अनिषेक। तो अनिषेक फल जो है उसे किसे कहते हैं, तो जब अनिषेक मतलब बिना निषेचन के, आ जिसमें लग जाता है मतलब बिना कोई काम हो रहा है और उसमें आगे आ लगा दिया जाए तो समझो वो काम नहीं हो रहा है। तो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के ही फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। अगर बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रेरित अनिषेक फल।
यानी कि अनिषेक फलन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वर्तिकाग्र भाग पे क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है यानी कि परागकण आके वर्तिकाग्र भाग पे गिरते हैं तो आगे क्रिया होती है। तो अगर वर्तिकाग्र भाग पे क्या किया जाए, कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़क दिए जाएं। वृद्धि हार्मोन्स कैसे, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये वृद्धि हार्मोन्स है। अगर वर्तिकाग्र भाग पे छिड़क दिए जाएं और छिड़कने के बाद क्या हो कि वो बिना निषेचन किए ही क्या करे, फल का निर्माण कर दे, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित का मतलब ही होता है किसी से प्रेरणा लेना। तो जब वो वृद्धि हार्मोन से क्या करेंगे, बिना निषेचन के ही क्या करेंगे, फल का निर्माण कर देंगे, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अनिषेक फलन। ये चारों प्रकार आपको समझ में आए। वास्तविक फल किसे कहते हैं या सत्य फल, दोनों एक ही चीजें हैं। किसे कहते हैं, जब अंडाशय से निर्माण होगा फल का, वास्तविक फल। आभासी फल, जब बाह्य दलपुंज जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, अगर उससे निर्माण होता है तो हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा, अनिषेक कहलाता है। अनिषेक फल कहलाएगा। तो अगर प्रेरित अनिषेक फल, अगर वर्तिकाग्र भाग पे कुछ वृद्धि हार्मोन छिड़क दिए जाएं और उससे क्या हो, फल का निर्माण हो, तो उसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसको समझने में। तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक क्या है, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है, कोई दो पीढ़ी है, अगर एक पीढ़ी चल रही है तो उसके बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी के बाद क्या होगा, वो पहली पीढ़ी फिर से आएगी, और ऐसी क्रिया लगातार चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसी को हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो चलिए हम पढ़ते हैं पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब हम पढ़ते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद होती है कि द्विगुणित अवस्था होती है, जो युग्मकोद्भिद होती है वो आगुणित होती है। तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर पहली, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर पहली, और ऐसे करके क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही होता रहता है। एक पीढ़ी एक बार आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, फिर पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी। तो यहाँ पे वही बताया गया कि पहले क्या होगा, बीजाणुद्भिद अवस्था आएगी, उसके बाद युग्मकोद्भिद, फिर क्या होगा, बीजाणुद्भिद आएगी, फिर युग्मकोद्भिद, ऐसे ही पीढ़ी एकांतरण चलता रहेगा। तो उसके बाद हम पढ़ते जो बीजाणुद्भिद है उसमें क्या होता है कि जो युग्मनज होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज से क्या होता है, जो भ्रूण बनता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। भ्रूण से जो पादप बनेगा वो द्विगुणित होगा। पादप में जो कायिक अवस्था आएगी वो द्विगुणित होती है। और जो पुष्प होता है, पुष्प में क्या होता है, जो स्त्री केसर और जो पुंकेसर होते हैं दोनों ही द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों ही क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित होने के बाद क्या होता है, जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर से क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, और जो अंडाशय होता है वो भी द्विगुणित होता है। और जो अंडाशय से जो बीजांड का निर्माण होता है वो भी द्विगुणित होता है। बीजांड से जो जो गुरु बीजाणुधानी होती है वो भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। और अगर हम पुंकेसर की बात कर ले तो पुंकेसर में क्या होता है, जो परागकोश होता है द्विगुणित होता है। पुंकेसर के मैंने आपको बताया था कि जो परागकोश होता है, परागकोश में क्या होता है, परागकण उपस्थित होते हैं, तो द्विगुणित मतलब द्विपाली संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि परागकोश द्विगुणित होता है, और जो यहाँ पे इससे जो लघु बीजाणुधानी बनेगी वो क्या होती है, वो भी द्विगुणित होगी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई कि इस जो बीजाणुद्भिद है इसमें क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से पादप का, पादप से कायिक अवस्था आती है, और कायिक अवस्था के बाद क्या होता है, पुष्प होता है, पुष्प में क्या होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर से क्या होता है कि परागकोश का निर्माण होता है, परागकोश से लघु बीजाणुधानी का, और जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर में क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय से बीजांड का निर्माण होता है, बीजांड से क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, द्विगुणित का ही निर्माण होता है। इसी के जो विपरीत भाग है, अगर उसकी बात की जाए, युग्मकोद्भिद है वो कैसी होती है, आगुणित होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है जो कि आगुणित होता है, और जो लघु बीजाणु होता है वो भी आगुणित होता है। तो जो यहाँ पे गुरु बीजाणु है उससे क्या होता है कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और जिससे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश भी कहते हैं। भ्रूणकोश से क्या होता है, जो मादा युग्मक होती है वो आगुणित होती है। जो लघु बीजाणुधानी उससे क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ये भी आगुणित होता है। तो ये क्या होता है, जब मादा युग्मक और जो नर युग्मक होता है जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, द्विगुणित
युग्मनज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये हुई है, मतलब पहले ये पूरी पीढ़ी चली, उसके बाद ये पीढ़ी आई, उसके बाद क्या हुआ, जब एक अगुणित मादा युग्मक मिलेगी, जब एक अगुणित जो नर युग्मक है, दोनों आपस में मिलेंगे, मिलकर क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। मतलब ये पीढ़ी वापस आ जाएगी। पीढ़ी एकांतरण का मतलब आप समझे, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद पहली पीढ़ी फिर से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यही पीढ़ी चलती रहती है। ये समझ में आया? ये पूरा टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।